नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है मोदी सिद्धि मंत्र। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही दिल्ली के गलियारों में कुछ नए सवाल सुनाई पड़ने लगे हैं। नरेंद्र मोदी आखिर चीज क्या है? मोदी जी को कैसे डील किया जाए? मोदी जी के बारे में और जानकारी कैसे जुटाई जाए? ये सवाल उन लोगों के हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी से डील करने की जरूरत पड़ती है, यानी जो लोग राजनीति में हैं या उनकी पार्टी में हैं या फिर विपक्ष में हैं, नौकरशाह भी हैं और कारोबारी भी, पब्लिक लाइफ से जुड़े और दूसरे लोग भी हैं। लेकिन इन सभी के लिए नरेंद्र मोदी एक बड़े पजल के समान हैं, एक अबूझ पहेली हैं जिसे वो सुलझा नहीं पा रहे। यहां तक कि मोदी जी को समझना एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी उन लोगों की मदद करने की कोशिश करें जो नरेंद्र मोदी को समझने में माथापच्ची में जुटे हुए हैं। आजकल हाउ टू बुक्स या गाइड बुक्स का जमाना है और लोगों को कुछ सूत्र या मंत्र की जरूरत होती है। इसीलिए हमने ये सर्वाइवल गाइड बनाया है, मोदी सिद्धि मंत्र। मोदी जी के व्यक्तित्व को डिकोड करने की इस कोशिश में हमारे साथ एक ऐसे गाइड हैं जिन्होंने बरसों से नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखा है, उनके कामकाज और तौर तरीकों का अध्ययन किया है और वो फिर भी ये दावा नहीं करते कि वो मोदी जी को ठीक से समझते हैं। ये हैं वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल। मोदी सिद्धि मंत्र का पहला सूत्र है कि आप कभी भी मोदी जी को करीब से जानने का दावा न करें। मोदी जी से मुलाकात का जिक्र करना या नेम ड्रॉपिंग करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग किनारे हो गए हैं जिन्होंने मोदी जी के बिहाफ में कुछ बोलने की कोशिश की। सरकार बनने के ठीक पहले कई ऐसे नेता और एक्सपर्ट थे जिन्होंने आउट ऑफ टर्न बयानबाजियां की या लेख लिखे। ऐसे लोग आज के मोदी एस्टेब्लिशमेंट से बाहर हैं। उनसे मुलाकात का वक्त मांगना हो या उनसे कोई सार्वजनिक संपर्क करना हो, बातचीत करनी हो, तो बिचौलियों के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश बेकार है। वो सीधे बात करना पसंद करते हैं और इसमें भी पहल उनकी तरफ से हो तो आपका फायदा है। देखें, जो दो लोग मोदी जी के सबसे करीब माने जाते हैं, एक आनंदीबेन पटेल, आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक गुजरात की मीडिया को, गुजरात में भाजपा को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम चल रहे थे टीवी पर, अखबारों में, लेकिन आनंदीबेन खुद ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम है इसमें। अमित शाह को जब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब भी बहुत ही दिनों तक चर्चा चली कि शायद हो सकता है कि ये गुजरात से कोई शख्स आए। कौन होगा, ना तो भाजपा को फाइनल नाम था भाजपा के पास, ना तो मीडिया के पास। ये इसलिए कि ये दोनों व्यक्ति जानते हैं कि मोदी जी नहीं चाहते कि और कोई कहे कि मोदी जी के मन में क्या है। जो रहस्य मोदी जी का मन है, द मिस्ट्री ऑफ हिज माइंड, वो सिर्फ मोदी जी ही जानते हैं। एक बार 12-13 साल हो गए, एक बार मैं जब लौट रहा था अहमदाबाद से बॉम्बे, फ्लाइट में मेरी बगल में एक गुजरात का सेक्रेटरी था। कौन सी मिनिस्ट्री थी ये मैं कहूँगा नहीं, तो बातचीत हुई हमारी। इस शख्स ने मुझे कहा कि जो मंत्री साहब थे उनके, वो मोदी जी को 6 महीने में मिले नहीं थे। तो मैंने पूछा कि क्या वो ऐसी नौकरी रखना चाहेंगे ये मंत्री जी जहां पर उनका कोई काम नहीं हो। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मोदी जी ऐसे शख्स हैं जिनके लिए आपको धीरज रखनी होगी, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, रुकना होगा जानने के लिए कि कब और किस वक्त आपसे काम निकालेंगे। तो अपना हाथ ऊपर करके कहना कि मोदी जी मैं हूं यहां पर, मुझे इस्तेमाल कीजिए, ये मोदी जी को जरा भी पसंद नहीं। हमारा दूसरा मंत्र है, सलाह और आइडिया दीजिए लेकिन 100 बार सोच समझकर। जब से लगने लगा कि मोदी जी उभार पर हैं, तब से ही गांधीनगर जाकर आइडिया देने वालों की कतार लगी रहती थी। अब दिल्ली में ये कतार और लंबी हो गई है। सच बात यह है कि मोदी जी बहुत अच्छे लिसनर हैं, सुनना, पढ़ना और जानना उनको पसंद है, लेकिन जोश में उनका भला करने के इरादे से उन्हें बढ़ चढ़ करके आइडिया, बिना मांगी सलाह देने की कोशिश मत करिएगा, आपके नंबर कट सकते हैं। यानी हवाबाज तो बिल्कुल सावधान। मोदी जी खूब सुनते हैं, बशर्ते आपके पास कोई ठोस, नया और बड़ा आइडिया हो। मोदी जी लोगों से नहीं मिलते ऐसा नहीं है, आप उनको कोल्ड कॉलिंग भी कर सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, एक संदेशा भेजें कि साहब मुझे ये काम है आपसे,
जो मोदी जी को लगे कि आपका काम उनके लिए ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं गुजरात में, आपकी कोई नई आइडिया है, आपको लगता ऐसा है कि मोदी जी से मीटिंग होने के बाद कुछ ऐसा होगा जो वैसे नॉर्मल चैनल से नहीं होगा, आपको शायद मीटिंग वो दे देंगे। उनको जो लोग मिलने जाते हैं वो लोग जानते हैं कि उनका मीटिंग शेड्यूल पूरे दिन का भरा रहता है। वो आपको 8 का टाइम देंगे, वो तो एग्जैक्टली 8 को ही मिलेंगे वो आपको। लेकिन जितना वक्त आपको दिया जाएगा उसमें बिल्कुल ब्रीफ में, सक्षम में आपको रखना होगा कि आपके पास क्या है। एक मैं उदाहरण दूं, एक उनके बहुत ही काबिल मंत्री हैं सौरभ पटेल, जो यूएस रिटर्न हैं, जिनका नाम वैसे चला था सीएम के लिए मोदी जी के जाने के बाद। उनकी एक्सपर्टीज है इलेक्ट्रिसिटी में। तो बात हो रही थी कि गुजरात के गांवों में कैसे जाए पावर, और बहुत सारी आइडियाज के बाद मोदी जी ने सौरभ भाई को कहा कि फीडर को स्प्लिट किया जाए। तो जो शख्स इतने सालों से इस चीज को स्टडी कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, उसके दिमाग में ये बात नहीं आई जो मोदी जी के दिमाग में आ गई कि पावर तो है गुजरात के पास, लेकिन गांव के लिए इसलिए नहीं जाता कि उसे मुफ्त पावर जो खेतों में जाता है उससे जुड़ा जाता है। तो अपनी बातें कम करें, अपनी जो बड़ी आइडिया है उसको एक एग्जीक्यूटेबल आइडिया तक रिड्यूस करें, ये चाहते हैं मोदी। अगर वो जाने कि आपके पास ऐसा कुछ है तो वो आपसे मिलेंगे। जो आपको वो मिले तो बिल्कुल ब्रीफ में, बिल्कुल ही थोड़े शब्दों में उनसे कहें कि उनका फायदा इसमें क्या है, और उनके फायदे से मुराद मेरी ये है कि कोई राज्य या सरकार का फायदा क्या है। मोदी सिद्धि मंत्र का तीसरा सूत्र, मोदी जी आपके हर पूर्वाग्रह को गलत साबित कर सकते हैं। उनको प्री जज करना, किसी ढांचे में फिट करना, या ये कहना कि आप जानते हैं कि किसी विषय पर मोदी जी क्या सोचते होंगे, ये बहुत ही खतरनाक है। पूरी संभावना है कि आप गलत साबित होंगे। देखिए, ये दो धारी तलवार है। एक तो एक ऐसा बंदा है ये जिसे लोग समझते हैं कि आइडियोलॉग है, और है बहुत हद तक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इतने साल गुजारे, संस्कृत बोलता है बहुत ही अच्छी तरह, हिंदू धर्म को जानता है बहुत ही अच्छी तरह। दूसरी ओर एक गुजरातीपन है मोदी जी में, और वो ये है, वो जिसे प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। जो धंधाधारी व्यवसाय के लोग होते हैं, जो समझते हैं कि कुछ चीज़ों में नम्रता रखनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। तो एक तरफ कठोर आइडियोलॉग, दूसरी तरफ नम्र प्रैग्मेटिस्ट। मोदी जी को जानना बहुत ही मुश्किल है बगैर ये जाने कि कुछ चीज़ों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों में वो नम्र रहेंगे। अब बहुत ही कम लोग जानते हैं कि किन चीज़ों पर ये नम्र रहेंगे, किन चीज़ों पर ये नहीं रहेंगे। और जो लोग ये जानते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि हम मोदी जी को जानते हैं। मोदी सिद्धि मंत्र में बताएंगे कुछ और ट्रेड सीक्रेट। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। सूत्र नंबर 4, ब्लफ मास्टर सावधान। अगर कोई समझता है कि इतनी व्यस्तताओं में मोदी जी को कितना याद रहता होगा, कितनी जानकारी रख पाते होंगे, तो वो बड़े नादान हैं। द मैन नोज टू मच। जिस विषय या व्यक्ति या किस्से के बारे में आप उनको कुछ बता रहे हैं, तो तय मान करके चलिए कि उस बारे में तस्वीर के सारे पहलू, उसका दूसरा वर्षन और हर जरूरी बात को वो आपसे ज्यादा जानते हैं। यानी जरा भी रंग रोगन, मिसरिप्रेजेंटेशन या कुछ छिपाने की कोशिश आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर सकती है। कुछ लोग राजनीति पार्ट टाइम करते हैं। मेरे नज़दीक राहुल जी गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए राजनीति एक और चीज़ है लाइफ के लिए। मोदी जी के लिए ऐसा नहीं है। वो जीते हैं राजनीति के लिए, पूरा समय इसी में निकालते हैं, और इस समय का उपयोग होता है पॉलिसीज़ में और लोगों पर। पॉलिसीज़ में इस तरह के जो हायर ब्यूरोक्रेसी है, गुजरात की जो थी
अभी सेंटर की जो है वो मोदी जी को ब्रीफ करती हैं चीज़ों पर, और अन्य लोगों की सोच क्या है, बाहर की सोच क्या है, उस पर भी ब्रीफ करती है। दूसरी बात ये कि मोदी जी को लोगों में बहुत ज़्यादा रस है। जब मैं उनको पहली बार मिला था 2012 में, तो मैं एक ऐसे अखबार में काम करता था जहां पर एक और तंत्री थे, संपादक थे, जो हिंदुत्ववादी थे। तो मोदी जी मुझे एक साइड पर ले गए और हाथों में हाथ डालकर कहा, सौरभ भाई सैफरन, आकार भाई रेड, जिससे मतलब ये था कि जिस शख्स के बारे में मैंने आपको कहा जो हिंदुत्ववादी था, वो मेरी साइड पर है, माने मोदी जी की साइड पर, और तुम जो हो आकार, वो दूसरी साइड पर हो। हंसते हंसते कहा ये पर मैं इस चीज से चौंका कि वो जानते थे कि जो लोग उनको मिलने आते हैं वो कहाँ पर है, और ये हर शख्स के बारे में सही है। जो लोग मोदी जी को मिलते हैं वो हमेशा चौंक जाएंगे कि उनके बारे में मोदी जी कितना जानते हैं। मोदी सिद्धि मंत्र का 5वां सूत्र, दिल्ली की अफवाहें और गॉसिप गलत भी हैं तब भी उनको सीरियसली लीजिए। सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए और चाल चलन साफ रखिए। पिछले दिनों अफसरों के हार्ड वर्क और नेताओं के आचरण के कई किस्से आपने सुने होंगे और सुना होगा कि मोदी जी ने सबको ठीक कर दिया। वो लाल किले से कह भी चुके हैं कि वो दिल्ली में आउटसाइडर थे, लेकिन अब सत्ता के गलियारों को ठीक से समझ चुके हैं। भ्रष्टाचार, सत्ता की ताकत दिखाना, चहेतों को आगे बढ़ाना और लॉबिंग, ये सब अब बहुत मुश्किल होने जा रहा है। दरअसल दिल्ली क्लब और वो संस्कृति दिल्ली से अब बेदखल हो रही है। मोदी जी नहीं मानते कि कल्चरली कोई कमी है भारत में। ये सबसे बड़ा फर्क है उनमें और बाकी जो बड़े ओहदे के अधिकारी हैं उनमें। जो लोग मसलन मनमोहन सिंह को देखें आप, वो इन चीज़ों पर समझते, एक ऐसी सोच रखते थे कि कुछ चीज़ें भारत में होंगी नहीं। मोदी जी, या अब ये सही है या नहीं सोच उनकी, वो हम 5 साल के बाद ही जानेंगे। उनका मानना ये है कि भारत में बदलाव आ सकता है और छोटी चीज़ों पर फोकस रखते हैं वो। तो डिसिप्लिन हो, वो सबसे पहली चीज़ है। मैं नहीं मानता कि दिल्ली में जो लोग इतने सालों से काम करते आ रहे हैं उनको मोदी जी की स्टाइल से कोई कंफर्ट रहेगा, क्योंकि मोदी जी बहुत ही कठोर टास्क मास्टर हैं, खुद बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दूसरों से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो उनके जैसा समय, उनके जैसा जीवन बिताए, कि पूरा समय इमर्स्ड हो अपने काम में, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। हमारा 6ठा सूत्र है विरोधी दलों के लिए। अपने रिवाइवल के लिए विरोधी दल मोदी जी के भरोसे न रहें। विपक्ष और खास करके कांग्रेस के नेता ये सोचे बैठे हैं कि जब मोदी जी गलती करेंगे तो उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। इन सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि मोदी जी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। पहले तो उनसे गलती होगी नहीं, और अगर हुई भी तो वो गलती उनके खाते में नहीं जाएगी। राजनीति दो ढंग से होती है यहाँ पर। एक तो आप पार्लियामेंट में शोर शराबा करें, हंगामा करें, ये राहुल गांधी जी से होता नहीं है। दूसरा ये है कि पॉलिसीज को अटैक करें। तीसरा ये है कि आप जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मोदी जी हैं, उसकी वीकनेसेस पर जाएं। तारीख ये है कि भाजपा गुजरात में मुसलसल 1995 से जीत रही थी, ये बात ठीक है, लेकिन मोदी जी के 12 सालों में भाजपा का वोट शेयर जो है गुजरात में 33-35 से लेकर 52 तक गया। ये क्यों हुआ? ये इसलिए कि इन 12 सालों में एक भी बार कांग्रेस को ये मौका नहीं मिला कि वो मोदी जी को पर्सनली अटैक करें। और ये बात मैं बिल्कुल ठीक समझता हूं कि अगर कोई केयरफुल, कंपेटिटिव और बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड पॉलिटिशियन है हमारे यहाँ, तो वो मोदी जी हैं। विपक्ष को बिल्कुल समझना नहीं चाहिए कि वो कोई भूल करेंगे बड़ी सी जिसपे वो टूट पड़ें, या वो कोई मौका देंगे उनको कि वो शोर शराबा या हंगामा करें। मोदी सिद्धि मंत्र में बताएंगे कुछ और ट्रेड सीक्रेट। फिलहाल छोटा सा ब्रेक।
मोदी सिद्धि मंत्र का 7वां सूत्र है मीडिया के लिए। मोदी के दौर में जनरल न्यूज मीडिया, कमेंटेटर और आलोचक समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी में क्या बदल गया है। मीडिया के सीमित होने का खतरा है। मोदी जी के डायरेक्ट कनेक्ट या सीधे संवाद का खेल इतना बड़ा है कि मीडिया को अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए बिल्कुल नए ढंग से सोचना होगा। मीडिया खरी पत्रकारिता की तरफ लौटे तो शायद सरवाइव कर सकता है। हमें ये मानकर चलना होगा कि पीएमओ के साथ जो हमारा संपर्क था वो टूट चुका है। मोदी जी के गुजरात सीएम का जो उनका टाइम था, उसके दौरान गुजरात की मीडिया को ज़रा भी एक्सेस नहीं था। एक्सेस तब दिया जाता था जब मोदी जी को काम था मीडिया का। मान लीजिए कि कोई ऑफ साइट हुआ, एक बार कच्छ में मोदी जी सारे सेक्रेटरी को लेके गए और कच्छ के रण में पूरी कुर्सियां लगाई गई, वहाँ पे मीडिया को बुलाया गया अहमदाबाद से। मैं तब एक गुजराती पेपर में था। सिर्फ फोटोग्राफरों को बुलाया गया, 2-3 तस्वीरें खिंचाई गई और सबको भेज दिया वापस। गुजरात में 11 सालों में मोदी जी ने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया पेपर को। उनका जो संपर्क अपने लोगों से है, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से है, वो सीधा सा है। वो फेसबुक और ट्विटर पर है और वो रैलीज पर है। अगर मोदी जी कोई नेशनल संदेशा भेजना चाहते हैं हिंदुस्तान को, तो वो एक रैली रखते हैं, कैमरा आते हैं, पूरी की रैली। उनकी जो वाणी है, उनकी जो बोलने की शैली है, इतनी अच्छी है कि मीडिया हमेशा उनकी स्पीचेस पूरी दिखाता है, ना कि राहुल जी जैसा या मनमोहन सिंह जैसा कि कुछ तोड़ फोड़ कर दिखाएं या कुछ उसके मेन पॉइंट्स दिखाएं। तो इससे होता यह है कि मोदी जी को ज़रूरत नहीं पड़ती मीडिया की कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रीच करें। और मैं नहीं मानता कि ये 5 सालों में बदलने वाला है। मीडिया को सोचना होगा कि किस तरह से रिपोर्टिंग करे सरकार पर जिसमें पीएमओ शामिल ना हो, क्योंकि पीएमओ इसमें शामिल नहीं होगी। और मंत्री जो हैं वहाँ से कुछ निकाल कर रिपोर्टिंग करें, और ये कैसे करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, मोदी जी का मंत्रिमंडल जो है वो बात नहीं करेगा आपसे। जो लोग बात करेंगे वो मोदी जी के मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। अब प्रस्तुत है हमारा 8वां सूत्र। मोदी जी और आरएसएस के संबंधों पर दिमाग खपाना और अटकल लगाना बंद कर दीजिए। मोदी जी और बीजेपी के दूसरे नेताओं के संबंधों और समीकरणों पर काफी चर्चाएं होते रहती हैं। अगर आप समझते हैं कि मोदी और आरएसएस में कोई टकराव हो सकता है या कोई रिमोट कंट्रोल है, तो ये बिल्कुल गलत है। मोदी जी और आरएसएस एक तरह से सोचते हैं। आरएसएस में एक बड़ी चीज होती है 3rd ईयर की ट्रेनिंग। और मोदी जी की 3rd ईयर ट्रेनिंग जब वो 20 साल के थे, वो नागपुर में हुई, मोहन राव भागवत के घर। उनके जो वालिद थे मधुकर राव भागवत, वो मोदी जी के बहुत ही करीब थे। ये 3rd ईयर ट्रेनिंग में वो सीनियर थे उनके। मोदी जी मोहन राव भागवत के सीनियर हैं आरएसएस में, ये एक बात। दूसरी बात ये कि 1.5 साल पहले जब कोई छोटे राज्य का मुख्यमंत्री कहे कि मैं बीजेपी पीएम कैंडिडेट का दावेदार हूं, और दिल्ली में जो बीजेपी की इतनी बड़ी क्लब थी, अडवाणी जी थे, अटल जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा जी थी, ये सब चुप हो गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि आरएसएस का जो कार्यकर्ता है उसकी जुबान बहुत ही सालों से सबसे स्पष्ट ढंग से मोदी जी बोलते हैं। आरएसएस का जो काडर है वो मोदी जी के साथ है। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है, वो लोग चाहते भी नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि आरएसएस की जो सीनियर लीडरशिप हो वो मोदी जी के खिलाफ काम करे और उसका काडर ये मान ले। आरएसएस और मोदी जी की सोच बिल्कुल एक है, बहुत सालों से एक है, और ये बदलने वाला नहीं है। और हमारा 9वां सूत्र, अंतिम सूत्र, तो गीता का ज्ञान ही है। योगदान का प्रतिदान मत मांगिए। मोदी जी जनता से हमेशा देश सेवा के लिए योगदान का आह्वान करते हैं। गुजरात से दिल्ली दरबार तक बहुत सारे लोगों ने देश की सेवा के नाम पर उन्हें आइडिया दिए हैं, उनकी मदद की है। लेकिन अगर ये योगदान किसी प्रतिदान की आस में किए गए हैं, तो ऐसे लोगों को मोदी राज में निराश होना पड़ेगा। आरएसएस के गुण अवगुण बहुत हैं।
एक गुण ये है कि वो लोग सच में मानते हैं कि जो उनकी सेवा है उसके बदल उनको कुछ ना मिलेगा, ना कुछ मिलने की अपेक्षा होनी चाहिए। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब वो विधायक नहीं थे, तब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं थे और उन्हें कोई लॉबिंग की ज़रूरत नहीं थी, ना की। ये जो है उनका एटीट्यूड काम के लिए, कि काम इस वजह से होना चाहिए कि ये देश के लिए सही है, ना कि मेरे लिए सही है, ना कि किसी और के लिए सही है। ये एक बिल्कुल बड़ा प्रिंसिपल है उनका। ये मानकर चलना कि कोई व्यक्ति मोदी जी के पास जाए और कहें कि मैंने गुजरात के लिए या आपके लिए ये किया या वो किया, इसके बदल मुझे कुछ दे दें, तो ये नहीं होगा। मोदी जी की जो सोच है इस पर बिल्कुल ही क्लियर है कि उनके पास वो लोग आए जिनके पास एक ऐसी आइडिया हो, जिनके पास कोई ऐसा काम हो जो भारत के लिए सही हो। अब ये बात सही है कि हम माने कि ये ठीक है या नहीं है भारत के लिए, ये दूसरी बात है। मोदी जी के पास फेवर लेके जाना, वो आपको निकाल देंगे। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से सरकार, कारोबार, राजनीति और पत्रकारिता में एक हलचल सी मची है। मोदी डिमिस्टिफाइड या मोदी डिकोडेड, कहें कुछ भी, मगर लोग उन्हें एक खास तरह के लिमिटेड माइंडसेट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी दशा को ही देखकर हमने कोशिश की है कि उन लोगों को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे दिए जाएं जो मोदी जी के करीबी हैं या उनके विरोधी। लेकिन यहां यह कह देना बहुत जरूरी है कि हमारे मोदी सिद्धि मंत्र के आधार पर कोई भी कदम उठाने से पहले आप अपने पर्सनल स्ट्रेटजी एडवाइजर की मदद जरूर ले लीजिएगा। समाप्त होता है हमारा मोदी सिद्धि मंत्र। नमस्कार।